या कोई भी चीज बिना कुर्बानी के, बिना शहादत के और बिना त्याग के नहीं मिलता है। मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होंगे, अब हमारे पास बसनिया के पास और इस लड़ाई में करो या मरो के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है हमारे पास। सिर्फ या तो करना है या तो मरना है। इस बात को हमारे मन मस्तिष्क में हमको ठानना होगा। अगर हमने ठान लिया कि अब जिस प्रकार आजादी के लिए एक नारा दिया गया था, करो या मरो, उसी प्रकार बसनिया बांध को बचाने के लिए अपने जितने भी जो हमारे 2735 परिवार स्थापित हो रहे हैं, मंडला के 18 और डिंडोरी के 13 गांव स्थापित हो रहे हैं, इन गांवों को बचाने के लिए, इन परिवारों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए सिर्फ एक ही नारा और एक ही अपने मन और मस्तिष्क में हमको रखना चाहिए कि करो या मरो। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। महापंचायत में मैं सर्वप्रथम जिस पावन भूमि में आज की महापंचायत हो रही है, ऐसे गांव ओढ़ारी गांव की खेरदाई और खेर में विराजमान समस्त दृश्य और अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि नतमस्तक जोहार करता हूं। और मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार उस नारे को बुलंद किया जाए, बसनिया बांध निरस्त करो। हमारी आवाज भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाए, इतनी बुलंदियों से हमको अपनी आवाज देनी है। बसनिया बांध निरस्त करो, बसनिया बांध निरस्त करो। आप सभी का धन्यवाद। आज के इस महापंचायत में विराजमान सम्माननीय मंच और मंच के सम्मुख सम्मुख विराजमान बड़ी संख्या में उपस्थित प्रभावित, इस बसनिया बांध से प्रभावित सभी सियान दवान, मुखिया मुकद्दम, पंच सरपंच, सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति और इस महापंचायत में पहुंचे हमारे सभी मीडिया के साथी, इसके अलावा प्रशासन से पहुंचे हमारे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारीगण, तहसीलदार महोदय और एसडीएम घुघरी और सभी तमाम आप सभी उपस्थित जनों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम। हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है और आज न जाने इस आजाद भारत में आजादी से पूर्व कितने संघर्ष और कितने कुर्बानियों के बाद ऐसे कानून, ऐसे एक्ट और ऐसे अधिनियम हमारे उन पुरखों ने, हमारे उन शहीदों ने भारत देश के आजाद होने से पहले ही संविधान में अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उनने उल्लेखित करवा लिया था। और लड़ाई लड़के ऐसे एक्ट और ऐसे कानूनों का प्रावधान उस समय जब 1935 का भारत का संविधान बना था, उस समय ही हमारे जल जंगल जमीन के लिए बहुत सारे विशेष प्रावधान और बहुत सारे ऐसे कानून उसी समय बनवा लिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आजाद भारत के पहले जितना क्रूर और जितना अन्याय, जितना अत्याचार, जितना विस्थापन और जितना प्रताड़ित इस समाज को हुआ है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रताड़ित और अन्याय और अत्याचार परंपरागत तरीके से जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे आदिवासी वर्ग और समुदाय के हैं, जो हमारे जैसे जिनका कल्चर है, उनके साथ निरंतर यह बर्बरता और विस्थापन का दंश आप हम सब लोग झेल रहे हैं। आज मंडला जिले का इतिहास है। मैं नारायणगंज क्षेत्र से आता हूं और नारायणगंज क्षेत्र में अभी चुटका परियोजना जो लंबित है और इसके पूर्व जो हमारे मंडला के और बिछिया में जो कान्हा टाइगर है वहां, और इसके बाद एक अभी वन्याभरण का भी
प्रस्ताव इस मंडला जिले में है। ना जाने कितने ऐसे प्रस्ताव और कितने ऐसे प्रस्ताव लंबित है जो हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को उजाड़ने के लिए सरकारों ने बना रखी है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से आप हम सब लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन कुर्बानी के बिना, शहादत के और बिना त्याग के नहीं मिलता है। मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होंगे, अब हमारे पास, बसनिया के पास और इस लड़ाई में करो या मरो के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है हमारे पास। सिर्फ या तो करना है या तो मरना है। इस बात को हमारे मन मस्तिष्क में हमको ठानना होगा। अगर हमने ठान लिया कि अब जिस प्रकार आजादी के लिए एक नारा दिया गया था, करो या मरो, उसी प्रकार बसनिया बांध को बचाने के लिए अपने जितने भी जो हमारे 2735 परिवार स्थापित हो रहे हैं, मंडला के 18 और डिंडोरी के 13 गांव स्थापित हो रहे हैं, इन गांवों को बचाने के लिए, इन परिवारों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए सिर्फ एक ही नारा और एक ही अपने मन और मस्तिष्क में हमको रखना चाहिए कि करो या मरो। इसके अलावा हमारे गांव में परिवार नहीं है। विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृ शक्तियाँ उपस्थित है और जितनी भी लड़ाई और मूल रूप से वैसे भी हम अपनी शक्तियाँ जिनको कहते हैं हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को हम अपने हर लड़ाई में, हर आंदोलन में, उनके नेतृत्व में हमको ऐसे आंदोलनों में बढ़ना होगा। हमारी मातृ शक्तियों को जिस प्रकार वो 2 परिवारों को चलाती है, जिस प्रकार वो दो परिवारों को शिक्षित करती है, जिस प्रकार वो हमारे दो परिवारों को संस्कारित करती है। और विशेष रूप से मैं अपने ट्राइबल समुदाय के बारे में कहना चाहता हूँ कि आज हम अपने बाजारों में जाकर देखेंगे, कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्तियाँ दिखती है। इसलिए मातृ शक्तियों को भी अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कमर कस लेना चाहिए और लड़ाई का अंजाम चाहिए। जो आज अगर हम यहाँ पर बिरसा मुंडा को याद करते हैं, आज हम यहाँ पर अगर महाराजा शंकर साहब को याद करते हैं, आज यहाँ पर अगर हम कुंवर रघुनाथ साहब को याद करते हैं तो याद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया था, उन्होंने बलिदान दिया था। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्ल और हमारे आने वाले क्षेत्र के लोग अगर हमको याद करें तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, कुर्बानी, कुर्बानी और कुर्बानी। जिस प्रकार अभी आते आते एक दिमाग में आया था, हमारे देश में एक और आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के किसान, विशेष रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उधर के जो दिल्ली के आसपास के किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलनों से भी हमें सीखना चाहिए कि आंदोलन सिर्फ हमारे घर परिवार में एक क्षेत्र तक सीमित ना हो, बल्कि जिस प्रकार वो सड़क पे आकर उतरकर आंदोलन करते हैं, उसी प्रकार हम सबको भी आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में एक भाव होता है, अगर 4 भाई है, अगर 2 भाई है, अगर हम उनके 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, अगर वो सोचते हैं कि अगर एक बेटा या एक भाई अगर इस आंदोलन में या एक बहन इस आंदोलन या लड़ाई में अगर कोई शहीद भी हो गया तो हम बाकी लोग अपने परिवार को संभाल लेंगे। आप सबको याद होगा 3 किसान काले बिना लाए गए थे, उन काले बिन के विरोध में उन किसानों ने आंदोलन किया, भरकस आंदोलन किया, इतना आंदोलन किया। आप सब लोग को बता दूं, उस आंदोलन में 700 किसानों की जान गई थी। 700 किसानों की जान जाने के बाद तब जाकर वो काले किसान वापस हुए थे। आज हम उस स्थिति में है कि आज हमारे पास जंगल बचने की संभावना कम है, जमीन बचने की संभावना कम है। थोड़े बहुत आज हम तरक्की और विकास को समझ रहे हैं, अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, थोड़े बहुत शिक्षित और संस्कारित हो रहे हैं। तो ऐसी सरकारें जो ऐसे बसनिया बांध जैसे और अन्य ऐसे बहुत सारे अभ्यारण्य जैसे जो ये परियोजना लाकर हमारे सपनों को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को और हमारे जल जंगल जमीन को विशुद्ध रूप से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए हम सबको भी इस बात को रखना पड़ेगा कि इस लड़ाई में एक भाई को, एक बहन को और एक बेटा को आप तैयार कर दीजिए। इस लड़ाई में चाहे जिस प्रकार की भी लड़ाई लड़नी पड़े, हमको अपने जल जंगल जमीन के लिए अपने परिवार से एक व्यक्ति को किसी को निश्चित करें कि उस लड़ाई के लिए हरदम किसी भी परिस्थिति और स्थिति में वह तैयार रहे। तभी मैं समझता हूं कि इस
बसनिया बांध को और इस विस्थापन को हम सब लोग रोक पाएंगे। वरना आज हम सब लोग देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं लिया गया, ग्राम सभा से अनुमोदन नहीं लिया गया और बिना अनुमोदन के, और एक तरफ पैसा एक कहता है, पैसा एक कहता है कि कोई भी परियोजना आती है तो बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के प्रोजेक्ट उस गांव में नहीं लगाया जा सकता, विस्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप हम सब लोग इस बात के साक्षी है कि ये बैठी सरकारें बिना प्रस्ताव लिए ऐसे वर्चुअल एक आंकड़ा दिखाने के लिए भूमि पूजन का किया जा रहा है। इस भूमि पूजन का और इस बात का इस मंच के माध्यम से ये महापंचायत अपना विरोध दर्ज करती है। आप सब लोग बताएं कि आप हमारे गांव में कितने गांव में इस संबंध में आप सब लोगों ने ग्राम सभा में सहमति का प्रस्ताव दिया है? जिन्होंने सहमति का प्रस्ताव दिया हो वो हाथ उठाए। जिन्होंने सहमति का प्रस्ताव दिया हो, जो चाहते हैं ये बने, कितने लोग हैं जो जिन्होंने प्रस्ताव दिया है? किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन अभी आप हम सब लोगों ने एक कानून चुना जो पैसा एक्ट कानून कहते हैं, जिसमें पैसा एक्ट उपबंध और अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के तहत 2022 में नियम बनाए गए हैं। और उस 2022 के नियम में जो हमारा एक नियम इसमें कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भू अर्जन के समस्त मामलों में मध्य प्रदेश भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियम के तहत 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी। ये इस कानून में लिखा है। तो ये इस कानून में लिखा गया है। तो ये यहाँ जिस प्रकार से प्रशासन कार्य कर रही है, आप लोगों को लगता है कि कोई पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता है क्या इसमें? कोई पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता नहीं। अगर पारदर्शिता होता तो ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाता। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, मंच के माध्यम से कहा गया है कि किस प्रकार से इस परियोजना से और इस विकट और विशाल जो समस्या से निपटा जाए। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हम सब लोगों को पैसा एक्ट का एक एक नियम, एक एक कानून अपने दिमाग में रटना होगा और पढ़ना होगा। और जब हम पढ़ेंगे उस कानूनों को, तब हर महीने हर ग्राम सभा में अलग से हम लोग ग्राम सभा लगाएं और ग्राम सभा का जो विषय हो हमारे बसनिया बांध के संबंध में विषय हो। और उस बसनिया बांध के विषय में जब ग्राम सभा हो तो ग्राम सभा में जो हमारे पैसा अधिकार और पैसा नियम में जो एक्ट दिए गए हैं, उन एक्ट के तहत बिल्कुल जैसा इसमें एक्ट में लिखा गया है, जिस नियम में, जिस एक्ट में, जिस कानून में हूबहू वही अंकित कर हमको अपने ग्राम सभा में, अपने ग्राम सरकार में प्रस्ताव करना होगा। एक बात आप सब लोगों को समझना होगा, इस देश में 3 सरकारें चलती हैं। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी आपकी ग्राम सरकार, जिसको और इस बात को इसलिए मैं इस मंच से कहना आवश्यक है। और इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे जिस प्रकार केंद्र सरकार के पास जो 3 जो प्रमुख उनके जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है, केंद्र सरकार के पास उनका संसद है, राष्ट्रपति है, ठीक उसी प्रकार उनकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका के नाम में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य सरकार के पास विधायिका बनाने के लिए हमारा राज्यसभा का सदन है, हाई कोर्ट है, और ठीक उसी प्रकार उनके कार्यपालिका के लिए है। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्राम सरकार में भी हमारी जो विधायिका है, विधायिका बनाने के लिए ग्राम पंचायत का प्रत्येक वो सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से पूरा हो, वह उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। वह अपने ग्राम के लिए और अपने अच्छे भले बुरे के लिए कानून बना सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास कार्यपालिका है, जो सचिव और हमारे ग्राम सभा के दायरे में जितने भी जो सरकारी कार्यालय जो काम करते हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई टीचर हो, वो हमारे कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो न्यायपालिका की बात होती है, गांव में न्याय, हमारी शांति और न्याय समिति का गठन क्या है, वह हमारा न्यायपालिका होता है। इस बात को हमको समझना है कि कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई राज्य सरकार नहीं। और एक लाइन में एक नारा भी कहा जाता है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी
न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि हम अपने ग्राम सभा को ताकतवर बनाएं और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हो उस प्रस्ताव के लिए हम अडिग रहें। चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी आए, चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी आए, चाहे कोई ठेकेदार आए, उसको आप प्रस्ताव दिखाएं कि ये हमारे ग्राम सभा का प्रस्ताव है और यहाँ पर हमने प्रस्ताव किया है कि हमारे गांव में दिखाए। मैं बात कर रहा था कि मैं चुटका क्षेत्र से आया हूँ। एक और बहुत आपके सामने एक विकट परेशानी भी आ सकती है। बहुत सारे मुझे जानकारी भी है कि एसडीएम साहब और तहसीलदारों के द्वारा पटवारी और अन्य माध्यमों से, पंचायत के माध्यम से बहुत सारे लोगों का खाता और खाता नंबर बहुत सारा, आजकल तो वैसे जनधन के खाते के नाम पर बहुत सारी हमारी जो प्राइवेसी है वो चली जाती है, खाता भी ले लिया गया है। और अब एक नीति चलेगी कि फूट डालो और राज करो, आपके खाते में जबरदस्ती पैसे डाल दिए जाएंगे। और मेरा एक अनुभव है कि कोई भी इस प्रकार के आंदोलन बहुत चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, लंबे समय तक आप हम सब लोगों को थकाने के लिए चलते हैं, लेकिन हमको थकने की जरूरत नहीं है। अपने बात में, अपने काम में, अपने सोच में, अपने निर्णय में हमको अडिग रहने की आवश्यकता है। और जिस दिन अगर वो खाते में पैसे डले तो एक भाई के नाम में अगर उसका अगुआ में नाम है तो बाकी पीछे वाले शायद उसी में विवाद होने की स्थिति रहेगी, या विवाद करने वो पता चले कि उसी चक्कर में आधी हमारी लड़ाई वहीं पर समाप्त भी हो सकती है। इसलिए जब कभी भी अगर ऐसा कोई निर्णय आता है तो तुरंत अगर किसी के खाते में आए तो तुरंत उसमें ग्राम सभा बिठाल कर इस प्रकार का कृत्य हमारे बिना मर्जी के, बिना ग्राम सभा के, बिना सहमति के हमारे खाते में पैसा डाला गया है, तुरंत ग्राम सभा में हमारी ग्राम सरकार में उसको प्रस्ताव लें और उनको उस जो राशि आपके खाते में डाली जाएगी उसको वापस करने का आप सब लोग निर्णय लें। और एक और ऐसी लड़ाइयों में सबसे बड़ा अड़चन और मुद्दा आता है कि आधी लड़ाई तो हमको उनके साथ करनी पड़ती है कि आधी लड़ाई हमारे समाज और हमारे साथ बैठे हुए लोगों के साथ भी करनी पड़ती है। हमारे साथ साथ चलने वाले कुछ लोग गद्दारी करने लगते हैं, हमारी बीच की बात बाहर बताते हैं। ऐसे लोगों को भी आप हम सबको चिन्हित करने की आवश्यकता है। एक और मैं आप सब लोगों के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखूंगा कि जिस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि 2735 परिवार यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। 2735 परिवार बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन आप हम सबको जानने की आवश्यकता है। इस बात को हम सब लोग भली भांति महसूस करते हैं कि आज किसान आंदोलन इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो लोग तन मन और धन से सब चीज से संपन्न है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं धन से मार खा जाते हैं। लेकिन एक अगर छोटा सा आंकड़ा देखें कि 2735 परिवार है, 2735 परिवार अगर 100 रुपए महीने में जोड़ते हैं तो एक महीने में आपका 2 लाख और 2,73,000 रुपया होता है, और एक साल में 32 लाख और 42,000 रुपया हमारे पास होता है। क्योंकि बिना धन के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इतनी छोटी सी कुर्बानी है और मैं तो समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे, आजकल हर गांव में जाकर जब भी हम पूछें तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नशा करते हैं, तो पता चलता है कि कोई राजश्री खाता होगा, कोई गुटखा खाता होगा, कोई गुड़ाखू करता होगा, कोई व्यसन करता होगा। तो आज एक राजश्री भी 40 रुपया या 20 रुपये से कम में नहीं आता। और एक दिन में अगर हम 20 रुपया की राशि खा रहे हैं तो ये मान के चलिए उस परिवार से 30 दिन मतलब 600 रुपया की राशि खा रहा है। तो 600 रुपये में अगर 100 रुपए हम इस लड़ाई के लिए दान करें, 100 रुपया आपने इस लड़ाई के लिए लगाए, 100 रुपया लड़ाई के लिए, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्योंकि इस लड़ाई हमें हर स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, अगर समिति को मेरा अगर प्रस्ताव अच्छा लगे तो इस बात पर हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्षेत्र में इस समिति के लिए, लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए हम भी ऐसी मुहिम चलाएंगे। एक और बात जो सम्मानीय इस मंच के संचालन करता और इसके आयोजन करता और विशेष रूप से बसनिया बांध